और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे देवेंद्र, और ये खबर कि आज रात उनकी बातचीत हो सकती है, बताएं। या निश्चित तौर पर सौरभ, आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहेगी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करके, और खासतौर पर जो बातचीत का जो फोकस रहेगा वो इस बात पर फोकस रहेगा कि जो भारतीय वहां पर हैं उन्हें कैसे लाया जाए, उसके लिए रूसी प्रशासन से किस प्रकार की मदद की अपेक्षा है। साथ ही साथ तनाव ना बढ़े, तनाव को खत्म किया जाए। ये निश्चित तौर पर भारत सरकार का जो स्टैंड है वो उस स्टैंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दोहरा सकते हैं रूसी राष्ट्रपति के साथ। और अभी फिलहाल जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की जो बैठक चल रही है उसके सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बैठक चल रही है, शाम 7 बजे से बैठक चल रही है। और एक बार जब बैठक खत्म हो जाएगी तो इस बैठक के बाद आज रात प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश होगी पुतिन के साथ बातचीत करने को लेकर। देवेंद्र, ऐसा आप कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता तो भारत की यह है कि वहां जितने भी भारतीय हैं, जिनमें अधिकांश छात्र हैं, उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां जो हालात बने हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि राजधानी कीव पर बॉम्बिंग हो रही है। ऐसे में कैसे इसको मुमकिन किया जाए कि वहां से कोई फ्लाइट आ सके या भारत से कोई जहाज वहां जाए जो उनको लेकर के आए? इसमें दो चीजें हैं सौरभ। पहली बात तो ये कि पहले लैंड रूट का सहारा लिया जाएगा, और लैंड रूट में जैसे हंगरी से को लेके, हंगरी की जो सीमा रेखा है, हंगरी के मार्फत ऑलरेडी ये प्रयास शुरू हो गया है। आगे के दिनों में आप देखेंगे कि चाहे पोलैंड हो, स्लोवाकिया हो और रोमानिया हो, इन देशों के सहारे भी, उनकी सीमाओं के सहारे भी उन छात्रों को वहाँ पर लाकर और फिर वहाँ से उन्हें इवैक्यूएट कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस बॉर्डर पे लड़ाई का कोई असर नहीं है। और वहाँ से इन देशों के सहारे, यूक्रेन की सीमा के साथ इन देशों के सहारे उन्हें लाना ज़्यादा आसान काम रहेगा, और उसी पर फिलहाल बातचीत चल रही है। ये ऑलरेडी हंगरी के रास्ते उन लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। और बाकी जो 2-3 देशों के बारे में मैंने आपको बताया कि चाहे पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, इन देशों के मार्फत भी लैंड रूट का सहारा लिया जाएगा और वहाँ से फिर उन छात्रों को या उन लोगों को लेकर आया जाएगा। एक बड़ी आबादी निश्चित तौर पे छात्रों की है, लेकिन सिर्फ छात्र ही नहीं है, तकरीबन 18,000 लोग वहाँ पे हैं जो कि रहते हैं। उसमें देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। भारतीय एम्बेसी लगातार इस बारे में संपर्क कर रहा है। 24/7 एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि इस क्राइसिस में भी पहले जिस प्रकार से अलग अलग देशों में आपने देखा कि किस प्रकार से इवैक्यूएशन कराया गया है, एक बार फिर से वही कहानी यहाँ भी दोहराई जाए। देवेंद्र, जो आपने खबर दी सबसे पहले वो एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें। देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि अब यूक्रेन से भारतीयों को यहां वापस लाने के लिए लैंड रूट का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं कि वहां पर कैसे एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद है, रूसी एयर स्पेस भी बंद है, यूक्रेन का एयर स्पेस भी बंद है, और हवा में जबरदस्त युद्ध जारी है। रूसी एयरफोर्स जो है लगातार बॉम्बिंग कर रही है यूक्रेन में और राजधानी कीव तक पर भी, और उसका कुछ हद तक जवाब भी यूक्रेन दे रहा है। तो ऐसे में हवाई मार्ग से लाना अगर मुमकिन नहीं है तो लैंड रूट से हंगरी के जरिए, पोलैंड के जरिए, इन देशों से बात करके वहां से भारतीयों को यहां लाने की कोशिश होगी। तो ये बड़ी भारत सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। दूसरा ये देवेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि भारत सरकार चुनिंदा देशों में से है या शायद इकलौता बड़ा मुल्क है जो यूक्रेन सरकार से भी संपर्क में है और रूस सरकार के भी संपर्क में, तो दोनों से बात करके कम से कम अपने नागरिकों की सुरक्षा को वो गारंटी कर सकता है। और निश्चित तौर पर सौरभ, और न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि इस मसले पे भी जो एक पक्ष रहना चाहिए उसमें भारत का रोल कितना अहम है। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं वो किस प्रकार से बता रहे थे कि पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उसमें राष्ट्रपति पुतिन पर सबसे ज़्यादा अगर असर हो सकता है किसी की बात का तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है। उस लिहाज से भारत का स्टैंड और खुलकर आना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा है। जाहिर तौर पर भारत का अपना जो स्टैंड है वो स्टैंड उस प्रकार से होगा कि भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत अपना स्टैंड रखेगा। और आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन में जब बैठक चल रही थी तो वहाँ भी किस प्रकार से भारत ने ये बताया कि वो इस मसले पर को लेकर चिंतित है और मसला और ज़्यादा ना बिगड़े, इसके लिए सभी पक्षों की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन किसी भी देश की भारत ने कोई आलोचना नहीं की, और निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस मसले पे अपना पक्ष रखेगा। लेकिन निश्चित तौर पे सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि तकरीबन 18,000 जो भारतीय लोग हैं उनके सुरक्षा पर किसी प्रकार कोई आंच ना आए। हालांकि एडवाइजरी को लेकर आप देखें सौरभ तो एक लंबी फहरिस्त है कि किस प्रकार से अलग अलग मौके पे एक एडवाइजरी दी गई थी उस क्राइसिस के संबंध में। इसके बावजूद क्योंकि वहाँ पे अभी तकरीबन 18,000 लोग हैं
उनमें से कितने यहाँ पे आना चाहेंगे, क्या कुछ होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर एक प्लान बनाया जा रहा है। सौरभ, भारत की कोशिशें पहले अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने की हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत चुनिंदा देश है जो कि यूक्रेन सरकार से भी संपर्क में है और लगातार रूस की सरकार से भी, यानी पुतिन सरकार से भी बात कर रहा है। और इस मामले पर जो जो अपडेट आएगा इंडिया टीवी सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। भारत में जितने भी वो परिवार हैं जिनके अपने जो वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो उन तक ये खबर सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस ने भी एक बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 70 मिलिट्री टारगेट्स तबाह किए जा चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की 11 एयरफील्ड्स को उसने उड़ा दिया है। कीव एयरबेस पर कब्जे के लिए इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है क्योंकि टारगेट रूस का और राष्ट्रपति पुतिन का कीव ही है और कीव में जो एयरबेस है उस पर कब्जा करने के लिए रूस अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और यूक्रेन उसे बचाने के लिए डटा हुआ है और वहां जबरदस्त जंग चल रही है। इस वक्त ये हमें खबरें मिल रही हैं, लेकिन रूस का यह कहना है कि उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को। 70 मिलिट्री टारगेट्स को तबाह किया है और 11 एयरफील्ड्स भी नेस्तनाबूद किए हैं। और हमने आपको दिखाया बॉम्बिंग की जो तस्वीरें आई थी यूक्रेन से, उनसे भी साफ था कि बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचा है। और कीव की जो राजधानी कीव है उसके आसपास और कीव के अंदर भी आज बॉम्बिंग हुई है। तो ये सब बता रहा है कि अब लड़ाई जो है वो कीव को लेकर लगातार जारी है। पवन, अब देखना यह होगा कि यूक्रेन की जो फौज है और एयरफोर्स है वो कितनी देर तक होल्ड कर सकती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की रात, कयामत की रात कम से कम यूक्रेन के नजरिए से कही जा सकती है, क्योंकि रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि 70 मिलिट्री टारगेट्स तबाह किए गए हैं, 11 एयरफील्ड्स तबाह की गई हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि यूक्रेन के पास अब एयर सपोर्ट बहुत लिमिटेड है। और इस वक्त यहां कीव में किस तरीके से रूस अपनी बादशाहत कायम करे या कहें कि अपना वर्चस्व कायम करे, उसको लेकर संघर्ष चल रहा है। और जैसे ही कीव गिरेगा, कहा जा सकता है कि रूस अपना टारगेट अचीव कर लेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।